नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे दुनिया के सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222 की, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में देश दुनिया की 222 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। खबरों की शुरुआत करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में ग्लोबल सिटीजन फेस्टिवल को संबोधित किया। मोदी ने नमस्ते कहकर लोगों का अभिवादन किया। अंग्रेजी में भाषण देकर अमेरिकियों को अपनी तरफ आकर्षित किया। सेंट्रल पार्क में मौजूद हजारों लोगों ने नारे और तालियों के साथ मोदी का जोरदार स्वागत किया। मोदी ने युवाओं पर जोर देते हुए कहा कि युवा पूरी तरह दुनिया को बदल सकते हैं। अमेरिकियों से कहा, हमारे युवा आपका काम देख रहे हैं। साथ ही मोदी ने विश्व शांति की कामना करते हुए कहा कि दुनिया के सभी लोग खुश रहें। सेंट्रल पार्क में भाषण के बाद हॉलीवुड एक्टर डायरेक्टर ह्यूग जैकमैन मंच पर मोदी से मिलने के लिए पहुंच गए। मोदी ने ह्यूग जैकमैन की जमकर तारीफ की। अपने खास ड्रेसिंग सेंस को लेकर मशहूर पीएम मोदी यहां अपने देसी लुक में नजर आए। मोदी ने पैजामे कुर्ते के ऊपर नीले रंग की जैकेट पहन रखी थी। सेंट्रल पार्क में ही नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम से मुलाकात की। ये मुलाकात ग्लोबल सिटीजन फेस्टिवल के दौरान हुई। आज न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में पीएम नरेंद्र मोदी का भाषण होगा। यहां नरेंद्र मोदी अमेरिका में रहने वाले करीब 20,000 भारतीयों को संबोधित करेंगे। अमेरिका के 48 राज्यों और कनाडा के 5 प्रांतों से हजारों भारतीय अमेरिकी इस आयोजन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुनने न सिर्फ भारतीय अमेरिकी होंगे, बल्कि अमेरिकी सांसद और कॉर्पोरेट्स भी मौजूद होंगे। मेडिसन स्क्वायर गार्डन में जब मोदी का कार्यक्रम होगा तो उसमें अमेरिकी कांग्रेस की एकमात्र हिंदू सांसद तुलसी गाबर्ड भी शामिल होंगी। तुलसी हवाई से सांसद हैं। तुलसी ने मोदी को वीजा न दिए जाने का विरोध किया था। तुलसी ने मोदी को पीएम बनने पर फोन कर बधाई भी दी थी। अमेरिकी इतिहास में पहली बार होगा जब कोई विदेश राष्ट्र प्रमुख इतनी बड़ी संख्या में लोगों को संबोधित करेगा। मेडिसन स्क्वायर गार्डन में मोदी के प्रोग्राम को इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी आयोजित कर रही है। न्यूयॉर्क में मौजूद इंडिया न्यूज के कार्यकारी संपादक शीतल राजपूत ने कम्युनिटी के अहम सदस्यों से बातचीत की। कम्युनिटी के चेयरमैन चंद्रकांत पटेल ने बताया कि प्रोग्राम को लेकर टिकटों की मारामारी हो रही है। 2 महीने से तैयारियां चल रही हैं। चंद्रकांत पटेल ने बताया कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन पर 10,000 तिरंगे फहराकर पीएम मोदी का स्वागत किया जाएगा। इस प्रोग्राम का सोशल मीडिया कैंपेन संभाल रहे लालजी गोस्वामी ने बताया कि pmvisit.org फेसबुक पेज के जरिए वो कार्यक्रम की सारी अपडेट्स ले सकते हैं। मेडिसन स्क्वायर गार्डन पर जब मोदी भाषण देंगे तो टाइम्स स्क्वायर पर बिल बोर्ड्स पर भी वो भाषण लाइव प्रसारित होगा। मोदी के इस कार्यक्रम को लेकर भारतीयों में काफी उत्साह है। इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया ने कार्यक्रम में शामिल होने वाले भारतीयों से बात की। कार्यक्रम में शामिल होने वाले सिख कम्युनिटी के लोगों ने बताया कि उन्हें उम्मीद है कि पीएम मोदी 1984 के दंगों को फिर से उनकी जांच करवाएंगे। न्यूयॉर्क की सड़कों पर भी पीएम मोदी की धूम है। लोग टी शर्ट पर न्यूयॉर्क लव्स मोदी लिखवाकर घूम रहे हैं। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की मंच से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। पीएम मोदी ने पाकिस्तान से दो टूक कहा कि यूएन में कश्मीर मुद्दे का हल निकलेगा, इस पर उन्हें संदेह है। मोदी ने पाकिस्तान को कड़ी नसीहत देते हुए कहा कि कश्मीर मुद्दे का समाधान द्विपक्षीय वार्ता से ही हो सकता है। मोदी ने कहा कि बातचीत के लिए पाकिस्तान को शांतिपूर्ण और आतंकवाद से रहित माहौल बनाना होगा। मोदी ने कहा कि हमारा भविष्य हमारे क्षेत्र की स्थिरता से जुड़ा है, इसीलिए हमने पहले दिन से ही पड़ोसियों से संबंध बेहतर करने की कोशिश की। मोदी ने कहा हमारी सरकार की नीति अपने पड़ोसी देशों के साथ मित्रता और सहयोग बढ़ाने की है और पाकिस्तान को लेकर भी उनकी यही नीति है। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूएन में दुनिया में बढ़ रहे आतंकवाद पर सबसे ज्यादा जोर दिया। पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ देश आतंकियों को पनाह दे रहे हैं और इसे अपनी नीति का हिस्सा बना चुके हैं। पीएम ने कहा कि पूरी दुनिया आतंकवाद से जूझ रही है, इससे निपटने के लिए सभी देशों को एकजुट होने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में यूएन को आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि क्या ये बेहतर नहीं होगा कि अलग अलग समूहों के बजाय एक ही जी.ऑज हो जाए। पीएम मोदी ने कहा कि कोई भी देश या समूह दुनिया की दिशा और दशा नहीं तय कर सकता। उन्होंने कहा कि यूएन शांति मिशन को बेहतर बनाया जाए, इसके लिए इनमें शामिल देशों को फैसला लेने में भी जगह दी जाए। पीएम ने कहा कि दुनिया के सामने कई समस्याएं हैं, इनसे निपटने के लिए टेक्नोलॉजी हमारा हथियार बन सकती है। उन्होंने कहा कि अगर वैश्विक संस्थाएं समय से साथ नहीं बदली तो इन पर आउटडेटेड होने का खतरा पैदा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत अपनी तकनीकी और सृजनशीलता को साझा करने को तैयार है। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित देशों को अपनी फंडिंग और तकनीकी हस्तांतरण को साझा करना होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जिसकी परंपरा हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम की रही है। यूएन में नरेंद्र मोदी ने योगा पर जोर देते हुए कहा कि हमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत करनी चाहिए। मोदी ने कहा कि योग प्रकृति और मनुष्य के बीच की कड़ी है, ये क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ने में हमारी मदद कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासंघ में हिंदी में भाषण देकर देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। मोदी से पहले बतौर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रकृति और मनुष्य के बीच की कड़ी है, ये क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ने में हमारी मदद कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासंघ में हिंदी में भाषण देकर देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। मोदी से पहले बतौर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी यूएन में हिंदी में भाषण दिया था। अपने पहले ही भाषण में पीएम नरेंद्र मोदी ने यूएनओ की सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की वकालत भी की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन महासचिव बान की मून से मुलाकात की। यूएन मुख्यालय में बान की मून प्रधानमंत्री मोदी से काफी गर्मजोशी से मिले। बान की मून के साथ बैठक के दौरान मोदी ने कश्मीर के बारे में पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ की टिप्पणी का जिक्र किया। साथ ही मोदी ने यूएन महासचिव के साथ बैठक के दौरान आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा की। यूएन महासचिव के साथ बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी मौजूद थी। इससे पहले न्यूयॉर्क में नरेंद्र मोदी ने 9/11 हमले में मारे गए लोगों की याद में बने मेमोरियल पर जाकर श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने 9/11 मेमोरियल पर हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान पीएम मोदी भारतीय संस्कृति के मुताबिक सफेद कुर्ता पजामा में नजर आए। 2001 में अल-कायदा ने न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था। हमले में मारे गए लोगों की याद में यहां मेमोरियल बनाया है। 9/11 मेमोरियल पर श्रद्धांजलि सभा के दौरान पीएम मोदी के साथ भारतीय राजदूत और अन्य अधिकारी भी थे। पीएम मोदी ने 9/11 हमले में मारे गए भारतीय लोगों के नाम के आगे पीले गुलाब के फूल चढ़ाकर उन्हें भी याद किया। यूएन सम्मेलन के इतर पीएम नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे से भी मुलाकात की। राजपक्षे के साथ करीब आधे घंटे की मीटिंग में मोदी ने श्रीलंका और भारत के अहम द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत की। पीएम मोदी और श्रीलंकन राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे की मीटिंग के साथ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और डेलीगेशन के सदस्य भी मौजूद थे। न्यूयॉर्क में पीएम नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से भी मिले। पीएम मोदी और शेख हसीना के बीच में करीब आधा घंटे तक दोनों देशों के अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। मीटिंग में भारत और बांग्लादेश में बढ़ रहे उग्रवाद से निपटने के लिए सहयोग पर खास जोर दिया गया। न्यूयॉर्क में नरेंद्र मोदी की नेपाल से पीएम सुशील कोइराला से भी मुलाकात हुई। नरेंद्र मोदी और सुशील कोइराला के बीच अहम द्विपक्षीय मुद्दों और आपसी सहयोग बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे के दूसरे दिन न्यू जर्सी के क्रिस सिटी से मुलाकात की। दोनों के बीच काफी देर तक कई मुद्दों पर बातचीत हुई। मोदी ने क्रिस से न्यू जर्सी की शहरी सुविधाओं और प्रशासन के बारे में बातचीत की। 29 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति के खास मेहमान होंगे। पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पहली मुलाकात व्हाइट हाउस में निजी डिनर के दौरान होगी। राष्ट्रपति बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी के बीच में अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। भारत अमेरिका के साथ रक्षा सौदे और आपसी व्यापार बढ़ाने पर बातचीत कर सकता है। उद्योग जगत को इस दौरे से काफी उम्मीदें हैं। ओबामा पीएम मोदी के सम्मान में भोज देंगे, लेकिन नवरात्र के उपवास की वजह से पीएम कुछ भी नहीं खाएंगे, बस पानी पिएंगे। इसके अलावा अपनी यात्रा के दौरान मोदी पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और हिलरी क्लिंटन से भी मिलेंगे। 30 सितंबर को शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेश लौटने का वक्त तय किया गया है। अलगाववादियों से बातचीत को लेकर भारत के कड़े रुख के आगे पाकिस्तान झुक गया है। पाकिस्तान ने आखिरकार मान लिया कि पाक हाई कमीशन की हुर्रियत नेताओं से बातचीत का वक्त सही नहीं। इंडिया न्यूज के सहयोगी चैनल न्यूज एक्स से बातचीत में पाकिस्तान के विदेशी मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने ये बात मानी। सरताज अजीज ने नर्म रुख अपनाते हुए कहा कि अगर बातचीत शुरू होती तो हुर्रियत नेताओं से मुलाकात के वक्त को बदला जा सकता था। आपको बता दें, पिछले महीने 25 अगस्त को भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव की वार्ता होनी थी, जिसे भारत ने रद्द कर दिया था। बातचीत से ठीक पहले पाकिस्तान हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने नई दिल्ली में हुर्रियत नेताओं से बातचीत की थी। दिल्ली के दिल कैनॉट प्लेस के इन सर्कल में आग लगने की खबर है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग सीपी के एफ ब्लॉक में लगी है। दिल्ली के इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के पास तेज रफ्तार कार ने एक शख्स की जान ले ली। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि गाड़ी का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया और कार के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी का मेडिकल इस बात का पता लगा रही है कि कहीं शराब पीकर वो गाड़ी तो नहीं चला रहा था।
दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में एक युवक ने अपने ससुराल में आत्मदाह करने की कोशिश की। जीटीबी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तमिलनाडु की सीएम जयललिता को बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में रखा गया है। वो सोमवार को बेल के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दे सकती हैं। कल बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने जयललिता को 4 साल की जेल और 100 करोड़ के जुर्माने की सजा सुनाई थी। जयललिता को 18 साल पुराने आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी पाए जाने के बाद ये सजा मिली। जयललिता के अलावा उनकी दोस्त शशिकला समेत 3 और आरोपियों को भी इस मामले में दोषी करार दिया गया है। अब जयललिता को सीएम पद से इस्तीफा देना होगा। अब तमिलनाडु के नए सीएम के लिए माथापच्ची शुरू हो गई है। जयललिता पहली सीएम होंगी जिन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में सजा के बाद अपना पद छोड़ना पड़ा। जयललिता का राजनीतिक भविष्य भी अधर में लटक गया है, क्योंकि अगले 10 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। जयललिता पर आए फैसले से सत्तारूढ़ एआईएडीएम के समर्थक गहरे सदमे में है। महिलाओं को जयललिता के आवास के बाहर रोते बिलखते देखा गया। जयललिता को सजा सुनाए जाने के बाद उनके समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने जमकर हंगामा किया। चेन्नई में जयललिता के घर के बाहर मौजूद मीडिया भी समर्थकों के निशाने पर आ गई। मुख्यमंत्री जयललिता को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद तमिलनाडु के कई हिस्सों में हिंसा की घटनाएं हुई हैं। एआईएडीएमके के नाराज समर्थकों ने आगजनी की, जिसे देखते हुए बाजार दुकानें बंद कर दी गई। प्रदर्शनकारियों ने डीएमके अध्यक्ष एम करुणानिधि, उनके बेटे एमके स्टालिन और एमके अलागिरी का पुतला फूंका। चेन्नई और मदुरई में कई जगह पर डीएमके के पोस्टर फाड़े जाने से तनाव फैल गया है। जयललिता के समर्थकों ने डीएमके सुप्रीमो करुणानिधि के घर के बाहर भी पत्थरबाजी की और जोरदार नारेबाजी की। जयललिता को सजा सुनाए जाने के बाद उनके घर के बाहर एक समर्थक ने आत्मदाह करने की नाकाम कोशिश की। जया के समर्थकों ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के घर के बाहर जमकर हंगामा किया। जयललिता के समर्थकों ने सुब्रमण्यम स्वामी के पोस्टर जलाए, उनकी तस्वीर पर जूते चप्पल चलाए। पूरे तमिलनाडु में बिजली सप्लाई रोक दी गई है और कई न्यूज चैनलों के प्रसारण पर भी रोक लगा दी गई है। डीएमके, कांग्रेस समेत सूबे की तमाम विपक्षी पार्टियों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। मामला 18 साल पुराना है। आरोप है कि 91 से 96 के बीच उन्होंने अज्ञात स्रोत से ज्यादा संपत्ति इकट्ठा की। 1996 में जयललिता के घर पर छापे के दौरान जांच एजेंसियों को कीमती साड़ियों, घड़ियों और चप्पलों का स्टॉक मिला था। राज्यपाल की सिफारिश को मानते हुए केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी में गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। कैबिनेट का फैसला राष्ट्रपति को भेजा गया है। इस पर मुहर लगते ही महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। आपको बता दें कि एनसीपी के समर्थन वापस लेने के बाद सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले कांग्रेस से गठबंधन टूटने के बाद एनसीपी ने महाराष्ट्र सरकार से भी हटने का फैसला लिया था। महाराष्ट्र में 15 अक्टूबर को चुनाव होने हैं और नई सरकार बनने के बाद राष्ट्रपति चुनाव अपने आप हट जाएगा। महाराष्ट्र में बीजेपी से गठबंधन टूटने को लेकर अपनी पहली प्रतिक्रिया में उद्धव ठाकरे ने पूरा ठीकरा बीजेपी पर फोड़ दिया। बीजेपी पर महज 4-5 सीटों के लिए गठबंधन तोड़ने का आरोप लगाते हुए उद्धव ने कहा कि बीजेपी ने पीठ पे खंजर घोंपा है। मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स मैदान में पहली चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ने पीएम पर भी निशाना साधा। 2002 के बाद गुजरात में बने हालात का जिक्र करते हुए उद्धव ने कहा कि उन्होंने और बाल ठाकरे ने हमेशा नरेंद्र मोदी का साथ दिया। इस मौके पर उद्धव भावनात्मक कार्ड खेलते हुए बाल ठाकरे के नाम पर लोगों से समर्थन मांग रहे थे। उद्धव ने यह भी ऐलान किया कि अगर जनता ने साथ दिया तो वो जरूर सीएम पद स्वीकार करेंगे। शिवसेना चीफ ने आरपीआई नेता रामदास अठावले को उप मुख्यमंत्री पद का ऑफर देते हुए साथ आने की अपील की। वहीं रामदास अठावले ने शिवसेना के बजाय बीजेपी के साथ जाने का फैसला लिया है। गठबंधन टूटने के बाद पहली बार मुंबई पहुंचे अमित शाह ने नेताओं के साथ बैठकर रणनीति बनाई। महाराष्ट्र चुनाव में मोदी लहर पैदा करने के लिए बीजेपी ने उनकी 15 रैलियां करने की योजना बनाई है। कल पर्चा दाखिल करने के आखिरी दिन बीजेपी ने 257 सीटों पर नामांकन दाखिल किया और 31 सीटें सहयोगियों को दे दी। वहीं शिवसेना ने 2 सीटें छोड़कर बाकी सारी सीटों पर उम्मीदवार उतारे। महाराष्ट्र में कुल 288 सीटें हैं। गोपीनाथ मुंडे से रिश्तों को ध्यान में रखते हुए शिवसेना ने उनकी बेटी पंकजा मुंडे के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा। वहीं कांग्रेस से पूरी 288 सीटों पर तो एनसीपी ने 286 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। अब ये भी साफ हो गया कि उद्धव और राज ठाकरे चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि उन्होंने पर्चा दाखिल नहीं किया। चुनाव आयोग के मुताबिक महाराष्ट्र की 288 सीटों के लिए 7,401 लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन पत्रों की जांच 29 सितंबर को होगी और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। आखिरी दिन 1,239 नामांकनों के साथ ही हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए पर्चा भरने का काम पूरा हो गया है।
इसी के साथ 15 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के लिए कुल 2049 लोगों ने अपने नामांकन दाखिल किए। आखिरी दिन हरियाणा जनचेतना पार्टी की कालका विधानसभा सीट से प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया। एचजीएससीटी की कालका से उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा अपने हजारों समर्थकों के साथ नामांकन करने पहुंची। लोगों ने उनके समर्थन में जोरदार नारेबाजी की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरियाणा जनचेतना पार्टी अध्यक्ष विनोद शर्मा की पत्नी है शक्ति रानी शर्मा। हरियाणा जनचेतना पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रही समाज सेविका शक्ति रानी शर्मा ने कालका के विकास को अपना मुद्दा बनाया है। मोदी के मिशन स्वच्छ भारत के तहत केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने अपने ऑफिस के बाहर झाड़ू लगाकर साफ सफाई की। जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने न सिर्फ झाड़ू लगाया बल्कि कूड़ा भी उठाया। जस्टिस एचएल दत्तू आज सुप्रीम कोर्ट के 42वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उन्हें राष्ट्रपति भवन में सुबह 11 बजे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। वो जस्टिस आरएन नोड़ा की जगह लेंगे और दिसंबर 2015 तक इस पद पर बने रहेंगे। लखनऊ में साल 2016 के अंत तक मेट्रो ट्रेन शुरू हो सकती है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार इसके लिए पूरी तरह तैयार है। लखनऊ में मेट्रो रेल परियोजना के भूमि पूजन के मौके पर उन्होंने ये बात कही। लखनऊ मेट्रो के फर्स्ट फेज में लगभग 23 किलोमीटर का ट्रैक बनेगा जो मौसी एयरपोर्ट से लेकर मुंशी पुलिया तक होगा। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने सुल्तानपुर दौरे के दूसरे दिन पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने जहां केंद्र की योजनाओं से लोगों को वाकिफ कराया, वहीं विकलांग लोगों के बीच जरूरत की चीजें बांटी। एसपी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव एक सेमिनार में शामिल होने मथुरा पहुंची। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लड़कियों और महिलाओं को अगर अपनी आवाज बुलंद करनी है तो उन्हें पहले जागरूक होना पड़ेगा। ग्रेटर नोएडा में एनआरएचएम घोटाले के गवाह ने खुदकुशी करने से हड़कंप मच गया। गवाह का नाम डॉक्टर हरीश चंद्रा था और वो जीबीयू यूनिवर्सिटी के कैंपस में रहते थे। डॉक्टर हरीश चंद्रा कांशीराम अस्पताल के रेडियोलॉजिस्ट थे। वो एनआरएचएम घोटाले में अहम गवाह थे। निठारी कांड के आरोपी मोनिंदर सिंह बंढेर को शनिवार देर शाम गाजियाबाद की दासना जेल से रिहा कर दिया गया। वो तकरीबन 8 साल बाद जेल से रिहा हुए। पंढेर को लेने उनका बेटा दासना जेल गया था। पंढेर को अगस्त महीने में 5 मामलों में हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। निठारी कांड के खुलासे के बाद 30 दिसंबर को 2006 को उसे गिरफ्तार किया गया था। ग्रेटर नोएडा के कासना इलाके में एक महिला के साथ मारपीट और उसके बाल काटने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यही नहीं, आरोपियों ने महिला के कपड़े उतारकर उन्हीं से उसे बांधा और जंगल में फेंक दिया। जंगल में नग्न अवस्था में पड़ी महिला पर लोगों की नजर पड़ी तो उन्होंने पुलिस को खबर की। पूछताछ में पता चला कि महिला के कुछ रिश्तेदारों ने ही उसके साथ हैवानियत भरा सलूक किया है। सभी आरोपी फरार हैं। नोएडा के सेक्टर 62 में बाइक सवार बदमाशों ने 12वीं की एक छात्र को गोली मार दी। वारदात उस समय हुई जब छात्रा अपने दोस्त के साथ गाजियाबाद से नोएडा जा रही थी। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में ड्यूटी पर तैनात सिपाही को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। बदमाशों ने सिपाही की ही पिस्टल से उसे गोली मार दी। दिल्ली पुलिस ने नजफगढ़ इलाके से 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। लूट और हत्या के कई मामले उस पर दर्ज हैं। दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक प्ले स्कूल में 2.5 साल की बच्ची के यौन शोषण के मामले में लोगों ने कल फिर हंगामा किया। लोगों ने स्कूल के बाहर जमकर तोड़फोड़ की और प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दिल्ली के कंझावला इलाके में जलबोर्ड के बेकाबू टैंकर ने 10 साल की एक बच्ची को कुचल दिया। बच्ची मंदिर से लौट रही थी। घटना से नाराज लोगों ने टैंकर में तोड़फोड़ की। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में 13 साल के किशोर की कुएं में गिरने से मौत हो गई। ये कुआं गंदे पानी को फिल्टर करने के लिए बनाया गया था। हादसे से गुस्साए लोगों ने हंगामा किया। बिहार के नालंदा में पुलिस लाइन के पास एक बेकाबू ट्रैक्टर ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 लोगों की मौत से नाराज भीड़ ने सड़क जाम कर पथराव शुरू कर दिया। हादसे के बाद हुए लाठीचार्ज से इलाके में तनाव बन गया है। लखनऊ के हजरतगंज में एक तेज रफ्तार कार ने एक महिला को कुचल दिया। महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया लेकिन महिला को बचाया नहीं जा सका। यूपी के मिर्जापुर में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े 3 लाख रुपए पर हाथ साफ कर दिया। हैरानी की बात यह है कि पीड़ित शख्स को भनक तक नहीं लगी और बदमाश बड़े आराम से बाइक की डिक्की से रुपए लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि कॉलेज के रिटायर्ड प्रवक्ता ने जमीन खरीदने के लिए स्टेट बैंक से 3 लाख रुपए निकाले थे। यूपी के मुरादाबाद में 11 साल के बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही के चलते मासूम की जान गई।
नोएडा के सेक्टर 70 में अपना आशियाना नहीं मिलने से नाराज निवेशकों ने कई बिल्डरों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इनका आरोप है कि उन्हें तय समय के 2 साल बाद भी फ्लैट पर कब्जा नहीं मिला। निवेशकों का आरोप है कि बुकिंग के समय भरोसा दिया गया था और उन्हें पोजेशन समय पर मिलेगा। मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिले की सीमा पर तैनात पुलिसकर्मी खुलेआम अवैध वसूली करते हैं। इंडिया न्यूज के कैमरे में ऐसे कई पुलिसकर्मी पकड़े गए जो वाहन चालकों से वसूली कर अपनी जेब गर्म करते हैं। झारखंड के जमशेदपुर में रेडी टू ईट पैकेज में मरा हुआ चूहा मिलने से आंगनबाड़ी योजना पर सवाल उठ रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में पैकेट बंद यह खाना बच्चों को दिया जाता है। मेरठ में 5 सितंबर को कचहरी में हुए हत्याकांड का खुलासा हो गया है। दोनों आरोपियों ने नितिन नाम के एक शख्स की कचहरी में गोली मारकर हत्या कर दी थी। यूपी के महाराजगंज में एसएसबी के 33 लाख की चरस के साथ एक विदेशी को गिरफ्तार किया गया। ये शख्स फ्रांस का रहने वाला है जो नेपाल से दिल्ली के रास्ते जयपुर जा रहा था। अब इससे पूछताछ की जा रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने असम और मेघालय में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। वो आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे, उन्हें बाढ़ से हुई तबाही का ब्यौरा देंगे। इम्फाल में मंत्रीपुखरी इलाके में अज्ञात लोगों ने एमवे हेड ऑफिस पर 2 ग्रेनेड फेंके। हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। नवरात्र का आज चौथा दिन है। आज मां दुर्गा के कूष्मांडा रूप की पूजा होती है।